Good afternoon, good afternoon. Hello. Happy Republic Day to all. Is the audio video fine? Is the audio video? क्या बात है। प्रेम कवि और पागल एक ही चीज से बने होते हैं क्योंकि लोग अक्सर देश प्रेमी को पागल कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। Awesome. Good afternoon, good afternoon. All right. I want you people to have this book along with you. हम चाहते हैं आपके साथ ये किताब हो, फिजिकल ज्योग्राफी, सविंदर सिंह। ये सब लोग रख लीजिएगा साथ में, ठीक है। इस पे आपको मार्किंग करा देंगे। चलिए, सो आज जैसा कि हमारा डिस्कशन का सेकंड पार्ट है, हम लोग ने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं वो क्या हो रहा था, अगर आप लोग को याद हो तो हमने सरफेस विंड्स और अलोफ्ट विंड्स पे आपको बात बताई थी कि एक शैलो सर्कुलेशन जनरेट होता है, एक होता है उसके ऊपर जनरेट होता है अलोफ्ट विंड्स, अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन। अब हम आज उसकी बात करेंगे, अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशंस की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ने जो बातें पूरी देखी वो सरफेस विंड्स थी, वो सरफेस विंड्स थी। आज हम लोग बात करेंगे अपर ट्रोपोस्फेरिक में क्या हो रहा है। इससे पहले मैंने आप लोग को वहां पे डिस्कशन करा दिए थे, अगर आप लोग को याद हो तो हमने आपको डिस्कशन कराया था एक बार कि तीर बनाया था उसको, अगर आप बैक से देखोगे तो क्रॉस जाता है, उसकी डायरेक्शन समझाई थी जब, वो हमने वहां पे आपको समझाया था कि कैसे ये जो हमारी विंड्स चल रही है उसके परपेंडिकुलर ये है, ये दोनों का प्लेन अलग अलग है, एक का प्लेन ऐसे तो दूसरा का प्लेन इसको ऐसे 90 डिग्री पे काटता हुआ जा रहा है। तो वो एक विजुलाइज कराया था, तो अब उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, अभी ये पढ़ा लें थोड़ा, उसके बाद आई आई थिंक आई अज्यूम कि आप लोगों ने जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर देखा होगा 2020 पीसीएस का, यूपी पीसीएस का। अगर आप लोगों ने ऑप्शनल पेपर देखा हो तो आई थिंक एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि यस हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं अपनी नॉलेज से उसको हम कर सकते हैं। तो अब बहुत टफ जैसा कुछ नहीं लग रहा होगा, काफी चीजें थी जो अपने लेक्चर से डायरेक्ट थी उसमें। तो यही चीज है, आपकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक ढर्रे पे चल रही है, बिल्कुल ठीक, उस पर अच्छा खासा पोर्शन कवर किया जा सकता था। यस आपको अब सारी चीजें कंसोलिडेट करनी पड़ेंगी सब शॉर्ट में, और फ्लो चार्ट वगैरह सब करके अपना जो आई थिंक 200 प्लस में भी हो गया होगा पेजेस, या फिर 150 प्लस तो हो ही चुका होगा। सो उसको कैसे कम करना है, कैसे रिवीजन करना है, वो आपके ऊपर अब है। सारी चीज़ों को कैसे अपने को सब एक जगह करना है, तो वो अब आपका काम है, वो सब करिएगा। तो ठीक है, आई थिंक माहौल मैंने बना दिया है, अब स्टार्ट करते हैं। अपर ट्रोपोस्फेरिक कंडीशन, नेक्स्ट पेज से शुरू करिएगा। अपर ट्रोपोस्फेरिक conditions and circulations। ओके ओके ओके, ठीक है अनुज, इसमें लिखिए पहली बात, फेरल्स मॉडल एंड हेडली मॉडल do not consider the upper tropospheric conditions, the upper tropospheric condition to be different from vertical मेरीडियोनल सेल्स। वही जो सेल्स बन रहे थे हेडली फेरल पोलार सेल, उसी वही सर्कुलेशन। तो इन लोग के मॉडल ने इन्होंने क्या किया,
इन्होंने उन दोनों चीजों को सेपरेट नहीं किया है, अपर ट्रोपोस्फेरिक कंडीशन और वर्टिकल मेरीडियोनल सेल्स जो बन रहे थे ना, इन्होंने उस चीज को एक ही माना है। मतलब क्या है कि यहाँ से है ना, जैसे राइज हो रही है, फिर इधर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ये इन्होंने सब एक ही माना है। इनके इनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि कोई अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन कुछ नहीं चल रहा है इन लोगों के अकॉर्डिंग, ये सब एक ही है। और यहाँ पे आपकी ट्रोपोपॉज आ गई, इनके अकॉर्डिंग यही है वर्टिकल मेरीडियोनल सेल्स जो अपने सेल्स बने थे, यही है वर्टिकल मेरीडियोनल सेल्स। नेक्स्ट दूसरी बात, रीसेंट कंटेम्पररी कॉन्सेप्ट, रिसेंट कंटेम्पररी कॉन्सेप्ट, आज के टाइम के कॉन्सेप्ट की अगर बात करी जाए, अपर ट्रोपोस्फेरिक कंडीशंस are independent of surface condition। हमने ये बताया कल्पना कि जो फेरल मॉडल और हेडली मॉडल था, उसने जो अपर ट्रोपोस्फेरिक कंडीशन है और जो इन लोगों ने समझाया वर्टिकल मेरीडियोनल सेल्स जो बन रहे थे, इक्वेटर पे लो प्रेशर था, वहां पे एयर राइज कर रही थी, फिर एयर बैठ रही थी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे, ये जो इन्होंने चक्र बताए थे, तो अपर ट्रोपोस्फेरिक कंडीशन और वर्टिकल मेरीडियोनल सेल, ये दो इन लोगों ने माना था अपने कंडीशन में कि ये दोनों एक ही हैं, एक ही चीज है। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है, ये शैलो सेल्स होते हैं, ये हम लोग ने देखा था। विंडो बंद कर दी। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि ये इन लोग ने एक ही मान लिया था। तो इन लोगों ने अपने उसमें एक ही मान लिया था। सो अपर ट्रोपोस्फेरिक कंडीशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस कंडीशन। ऑडियो आ रही है ना? ऑडियो आ रही है ना? ओके ओके ठीक। वर्टिकल सेल्स आर रिलेटिवली शैलो। शैलो मतलब इतना ज्यादा ऊपर तक नहीं है। सो अपर ट्रोपोस्फेरिक कंडीशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस कंडीशन। अभी जो हम लोग ने पढ़ा है ना, वो सरफेस कंडीशन हम लोग ने पढ़ी हुई है। द वर्टिकल सेल्स आर रिलेटिवली शैलो, ये इतनी हाइट तक नहीं होता जितनी हाइट तक इन लोगों ने बताया हुआ है। इतना लिख लो तो बताओ। अब एक हम डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, एक झटके में समझ जाओगे सब। ओके कूल। अब पेन वेन छोड़ दीजिए और बस स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। पेन वेन सब लोग छोड़ दो। ये इक्वेटर रीजन है, ठीक है, ये इक्वेटर रीजन है, ऐसे विजुलाइज करिए जैसे हम बताना चाह रहे हैं। ये इक्वेटर रीजन है, ये इधर पोल, ठीक है, पोल, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये जो लिमिट है ना, ये ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोपॉज एक लिड की तरह काम करता है। ट्रोपोपॉज, इसके ऊपर नहीं होगा कुछ मूवमेंट, एयर सर्कुलेशन इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। अब हम जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए। इक्वेटर पे एयर राइज करती है, यस और नो? इक्वेटर पे एयर राइज करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाह सर, क्या बात बताई आपने। तो यहाँ पे एयर राइज कर रही है, यहाँ पे एयर राइज कर रही है, यहाँ पे एयर राइज कर रही है, ठीक है। तो एक चीज समझिए आप लोग,
यहाँ पे जो पूरी एयर है, एक तो है कि ट्रोपोपॉज के ऊपर एयर नहीं हो सकती। ट्रोपोपॉज तक की जो एयर है, तो ये जो इक्वेटर से एयर राइज कर रही है, तो ये प्रेशर नहीं लगाएगी यहाँ पे। जो यहाँ पे मान लो कि ये एयर है, इस पे नीचे से प्रेशर नहीं लगेगा, इस पे राइज हो रही है ना, तो ये ऊपर वाली प्रेशर लगेगा। समझ रहे हो आप लोग हम क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे जो हवा है उस पे नीचे से दबाव लगेगा, दबाव पड़ेगा, इस पे दबाव पड़ेगा, डेंस होंगी यहाँ पे, क्योंकि नीचे वाली विंड जो है वो प्रेशर लगाएगी। अब मेरे को यहाँ एक बात बताइए, पोल पे जो एयर है वो बैठती है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बैठती है। तो दोस्तों जो यहाँ है, यहाँ एयर है, ये रेरिफाइड होगी कि नहीं? ये रेरिफाइड होगी कि नहीं? रेरिफाइड का क्या मतलब है? दूर दूर। रेरिफाइड का क्या मतलब है? दूर दूर है, क्योंकि इसको स्पेस मिल गया ना, स्पेस मिल गया। क्योंकि यहाँ पे हवा बैठ रही है, तो इधर वाली जो एयर है उसको जगह मिल गई ना एक्सपैंड होने के लिए। यस, लेस डेंस। यस अनुज, यस, यही वर्ड, लेस डेंस। तो क्या आप लोग को एक चीज समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे दबाव पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि हाई प्रेशर होगा इस रीजन में, जो वाई जोन मैंने लिखा हुआ है, हाई प्रेशर होगा। रिलेटिवली यहाँ पे मैं बात करूं, जहां एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। ये सब ऊपर हो रहा है, विजुलाइज करिए, इसीलिए मैंने 3D में बनाया है। ये ऊपर हो रहा है, अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ये है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ध्यान रखो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगा है, अभी हम विंड नहीं चला रहे। अभी हमने क्या बताया है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इतना इतना बनाइए, इतना बनाइए सब लोग। एयर इन अपर ट्रोपोस्फेयर at equator is highly dense. Is highly dense क्योंकि नीचे वाली विंड प्रेशर लगा रही है। अरे वाह अनुज, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? एयर इन अपर ट्रोपोस्फेयर at equator is highly dense because नीचे वाली विंड प्रेशर लगा रही है। यहाँ पे इसका उल्टा होगा, यहाँ पे क्या कारण है लो प्रेशर होने का? बिकॉज नीचे वाली एयर पुश्ड इनसाइड, नहीं पुश्ड नीचे, नीचे जा रही ना, नीचे बैठ रही है, तो ऊपर वाली को स्पेस मिल जाएगा, ऊपर वाली ईयर को स्पेस मिल जाएगा। ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में ना समझाने लग जाना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सब इतना ऐसे बता रहे हैं, एग्जाम में ना लिखने लग जाना ऐसे समझा रहे हैं। क्योंकि अभी हम किताब खुलवाएंगे तो किताब में ये सब ऐसे नहीं समझाया गया है। Why the upper tropospheric conditions are always westerlies, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मुझे इतना सब कुछ समझाना पड़ रहा है। किताब में बस वेस्टर्लीज लिखा हुआ है, आप समझ नहीं पाओगे वेस्टर्लीज क्यों होती हैं ये। तो यहाँ पे डायग्राम बनाने के बाद तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इन अपर ट्रोपोस्फेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग
there is a strong pressure gradient force from the equator towards the pole. इतना जब सब हो जाए तो बताइए हमें। UT upper troposphere, अरे अरे यू है भाई, वो वैसे हो गया, UT अपर ट्रोपोस्फेयर। चलो अब दूसरी दूसरी कहानी सुनो। ये फोर्स है दोस्तों, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। लेकिन विंड्स कैसे चलेंगी, मामला तो ये है। विंड्स कैसे चलेंगी, मामला तो ये है। अब और डायग्राम देखो जरा, और डायग्राम देखो। ये है इक्वेटर, ये है पोल्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो ऐसे लग रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो ऐसे लग रहा है, लेकिन विंड ऐसे नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? मान लो ये है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, तो कोरियोलिस फोर्स विंड्स को किधर डिफ्लेक्ट करा देता है? कोरियोलिस फोर्स विंड को डिफ्लेक्ट करा देता है यस एग्जैक्टली। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स होगा उतना ज्यादा विंड को डिफ्लेक्ट करा देता है, ये भी हम लोग जानते हैं। जितना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा उतना ज्यादा विंड को डिफ्लेक्ट करा देगा। याद है आप लोग को, एक बार हमने ऐसे डायग्राम बनाया था, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दिखाया था, विंड था, कोरियोलिस फोर्स था, ऐसे ही इसको रोटेट कराया जा रहा था। जितना स्ट्रांग हो रहा था उसको रोटेट कराया जा रहा था, मतलब और स्ट्रांग लगेगा कोरियोलिस फोर्स तो ये विंड है, ये विंड है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स फिक्स रहता है, ध्यान रखो। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो एक डायरेक्शन में लग रहा है ना, ये इसी डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर इधर है, लो प्रेशर इधर है, तो ये हमेशा फिक्स रहता है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स फिक्स रहेगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स फिक्स रहेगा। चेंज क्या होगा? ये विंड और कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, ठीक है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री है। तो भाई जब और तेज कोरियोलिस फोर्स लग जाएगा, और तेजी से लगेगा, तो विंड को और इसने डिफ्लेक्ट करा दिया इधर, और तेजी से लगने लग जाएगा कोरियोलिस फोर्स, तो मान लो इतनी तेजी से लगने लग गया कि ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के 90 डिग्री आ गया, पैरेलल आ गया कोरियोलिस फोर्स। तो ये विंड को भी तो इधर डिफ्लेक्ट करा देगा, क्योंकि ये, समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि इसके 90 डिग्री विंड। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अगर आप लोग देखो यहाँ पे जो हमने बताया, ये तीन केसेस में क्या है, कोरियोलिस फोर्स की इंटेंसिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे कोरियोलिस फोर्स खूब तेजी से आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे विंड भी डिफ्लेक्ट ज्यादा करने लग जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बिल्कुल पैरेलल में उसी सेम इंटेंसिटी का मान लो कोरियोलिस फोर्स लगने लग गया, तो हमारी विंड्स जो है परपेंडिकुलर हो जाती हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के भी। और ये सही बात है, ये होता है हायर लैटिट्यूड्स पे। इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। आप में से हो सकता है किसी ने नाम सुना हो, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स वो होती हैं
जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर फ्लो करती हैं। समझ रहे हो? जैसे वो था ना, हायर लैटिट्यूड से वेस्टर्लीज को ऐसे फ्लो करना था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे ऐसे जाना था ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे ऐसे था, लेकिन इन रियलिटी विंड्स कैसे चल रही थी? ऐसे चल रही थी ना, ऐसे चल रही थी विंड। वेस्टर्लीज जो हम लोग ने बोला था, सरफेस विंड्स जब पढ़ रहे थे, तो सरफेस विंड्स जो वेस्टर्ली जो यहाँ पे वेस्टर्लीज होती हैं, दे आर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। अगर किताब वगैरह में एनसीईआरटी में होगा तो ये आता है जियोस्ट्रॉफिक वर्ड वहां पे। तो जियोस्ट्रॉफिक मतलब 90 डिग्री फ्लो करती हैं। तो क्या मैं यहाँ पे अगर आऊं, मैं यहाँ पे अगर आऊं, तो इन रियलिटी जो विंड की डायरेक्शन होगी, क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, ये है विंड की डायरेक्शन, ये है विंड की डायरेक्शन 90 डिग्री इस तरफ। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है? ये वेस्ट है, ईस्ट की तरफ जा रही है। विजुलाइज कर पा रहे हो सब लोग? इसीलिए इसको अगर आप लोग को याद हो तो मैंने एक डायग्राम बनाया था और उसमें इसको कैसे दिखाया था, मतलब अगर यहाँ पे बात करी जाए, एक तो यहाँ मेरीडियोनल सेल्स बन रहे हैं, यहाँ पे शैलो हैं, ये शैलो हैं, और यहाँ पे ये ऐसे क्रॉस है, ये अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन है। सबको समझ में आ गया? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। हाँ, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है जो एरो को हम लोग दिखाते हैं उसका जो टेल होता है वो क्रॉस जैसा ऐसे होता है। तो अगर इसको आप यहाँ से देखोगे, पीछे से इधर से देखोगे तो आपको क्रॉस दिखेगा। मतलब ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, स्क्रीन के अंदर इनटू द स्क्रीन जा रही है, इसीलिए इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कराया गया है, अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशंस। ठीक है, सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशंस का? अगर ये आपको समझ में आ गया, हाँ, अगर आपको अब ये समझ में आ गया तो अब कुछ बचा नहीं है, पूरा मामला खत्म। एक बार फिर से बैठना, नोट्स को देखना, आराम से समझ जाओगे। बस इतना समझ लो, एक नीचे सर्कुलेशन हो रहा है, एक ऊपर हो रहा है, लेकिन जो नीचे और ऊपर हो रहा है दोनों अलग अलग प्लेन में हो रहे हैं, दोनों अलग अलग प्लेन्स में हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें लिखिए, कुछ डायग्राम, किसी को कुछ बनाना हो, कुछ छूट गया हो बता दो, नहीं तो लिखिए चुपचाप सब। अभी लिखो, अब पढ़ना, अभी सब आ जाएगा इसमें। लिखिए कंक्लूजन, एरो वाला रिपीट कर दें। देखो दीपा, हम लोग ने फिजिक्स में करंट की डायरेक्शन पढ़ी थी, हम लोग ने फिजिक्स में 11th-12th में करंट को हम लोग रिप्रेजेंट कराते थे, तो हम लोग क्रॉस से या डॉट से रिप्रेजेंट कराते थे। तो क्रॉस और डॉट होता क्या है? जब आप किसी एरो को पीछे से देखोगे, अगर आप यहाँ से एरो को देख रहे हो, ये आंख है, और यहाँ से इसको देख रहे हो, तो ये आपको दिखेगा कि ये एरो आपसे दूर जा रहा है। या फिर अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पे देख रहे हो इसको, तो आपको लगेगा कि ये एरो स्क्रीन के अंदर धस रहा है, इनटू द पेपर, इनटू द स्क्रीन। तो इसको आप पीछे से देखोगे तो आपको इस क्रॉस दिखेगा। फिर अगर ये आपको यहाँ से अगर देखोगे, सामने से देखोगे, यहाँ से अगर देखोगे सामने, इसका तीर आता हुआ, तो इट इज आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है ये। तो इसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कराते हैं ऐसे डॉट से।
ऐसे डॉट से। तो क्रॉस और डॉट ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है, जब आपको दिखाना होता है कोई चीज बाहर आ रही है कि अंदर जा रही है आपके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्रॉस को इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो ये विंड्स चल रही हैं, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स जो चल रही हैं, ये स्क्रीन के अंदर जा रही हैं। जो आपका लैपटॉप खुला है वो इसके अंदर जा रही है परपेंडिकुलर, और जो ये इसके नीचे यहाँ पे हो रहा है सर्कुलेशन, ये इसी प्लेन में हो रहा है। जिस स्क्रीन में आप देख रहे हो ये इसी स्क्रीन में हो रहा है, इसी स्क्रीन में उठ रहा है, इसी स्क्रीन में नीचे जा रहा है, जहां पे आप देख रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो। लेकिन जो इसके ऊपर मामला हो रहा है वो इसके 90 डिग्री प्लेन में हो रहा है, इसीलिए हम इसको अलग अलग साइन से रिप्रेजेंट कराते हैं। समझ में आया थोड़ा? यार देखो, बस थोड़ा सोचने का वो है, आपको कैसे समझाएं। ये जो विंड्स हैं ये हायर लैटिट्यूड्स पे ऐसे चलती हैं, या तो मियांडरिंग शो करती हैं, ऐसे चलती हैं, ये ऐसे चलती हैं। इनका जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं सर्कुलेशन, वो सरफेस विंड्स पे पढ़े हैं, वो इसके नीचे मामला हो रहा है, ये हाइट पे हो रही है, ये हमेशा ऐसे ही चलती हैं, ये हाइट पे हो रहा है मामला। अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स ऐसे ही चलती हैं, और जब ये और ज्यादा हायर लैटिट्यूड्स पे जाने लग जाएंगे तो मियांडरिंग शो करने लगती हैं, मियांडरिंग शो करने लगती है। तो देखो इसको, अगर ये कहाँ से वेस्ट टू ईस्ट जा रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये वेस्ट टू ईस्ट को अगर आपको यहाँ प्लेन में दिखाना है तो आप नहीं दिखा सकते हो, कोई डायरेक्शन नहीं दिखा सकते हो। ऐसे ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे हम लोग नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि ये चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है 3D में, 3D में ये चीज मैंने दिखाई है। और यहाँ पे जो होता है सर्कुलेशन वो यूं होता है और यहाँ आके बैठ जाता है, याद आ रहा है? यूं होता है, यहाँ आके बैठ जाता है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बन जाता है, ये सब पोलार लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ से विंड राइज करती है, ये फिर यहाँ पे बैठती है। याद, अब ये आप थोड़ा समझे, ये प्लेन और ये प्लेन अलग अलग है, लेकिन इसको अगर मेरे को एक साथ दिखाना है तो मैं इसका क्रॉस सेक्शन ले लूंगा इतना, ये मैं पन्ना यहाँ मैंने बीच में डाल दिया, तो अब मेरे को कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। अगर मैंने इसकी फोटो यहाँ से खींची, यहाँ से मैंने फोटो क्लिक करी इसकी, इसकी मैंने फोटो क्लिक करी, तो ये पोर्शन नहीं दिख पाएगा ना मुझे, ये विंड, क्योंकि इस प्लेन के उधर जा रही है, ये मुझे नहीं दिखेगी विंड इस प्लेन में जब मैं फोटो खींचूंगा। तो ये मेरे को क्या दिखेगा, केवल इसका ये पोर्शन दिखेगा, जो ये बैक पोर्शन है, ये मुझे कैसे दिखेगा, ये क्रॉस शेप का दिखेगा, ये मुझे क्रॉस शेप का दिखेगा जब मैं इसकी फोटो फ्रंट से लूंगा। ये तो दिख जाएगा, लेकिन ये वाला सर्कुलेशन जो हो रहा है, ये वाला सर्कुलेशन, ये जो सेल्स बन रहे हैं, ये तो दिख जाएगा, लेकिन ये नहीं दिख पाएगा मुझे। अब भैया इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते हैं कुछ, ठीक है? तो ये बात थी, अब लिखो कंक्लूजन। एक्सक्यूज मी।
Upper tropospheric winds are westerlies, that is they move from west to east at every latitude. Subtropical high pressure, subpolar low pressure, they do not disrupt the overall atmospheric winds क्योंकि ये उसके नीचे हैं, they are shallow vertical meridional cells. In the high and in the polar latitudes, beyond 55-degree latitudes, the upper tropospheric winds take a meandering and oscillating path and are known as Rossby waves. Why they meander? Such phenomena is related to conservation of angular momentum. For the rotating earth. इतना लिख लो तो बताओ. In the high and in the polar latitudes, beyond 55-degree latitudes, the upper tropospheric winds take a meandering and oscillating path and are known as Rossby waves. And why they meander? Because of the conservation of angular momentum phenomena. First point, upper tropospheric winds are westerlies in nature. West to east move करती है ना, इसलिए westerlies at every latitude. East to west नहीं चलेंगी, लेकिन कुछ चलती भी हैं, अभी हम बताएंगे, वो स्पेशल केस है, वो बिन बुलाए मेहमान है, लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये है. ओके, आई थिंक सबने लिख लिया है. एवरी लैटिट्यूड मीन्स चाहे 30 पे आओ, चाहे 20 पे आओ, चाहे 40 पे आओ, चाहे 50 पे आओ, चाहे 60 पे आओ, ये मतलब है वेस्ट टू ईस्ट ही रहेंगी अपर ट्रोपोस्फेयर में. ठीक है, सो ये अगर हमें ऊपर की तरफ शो करना है, ये अपर ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है मामला, ध्यान रखना. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे अब ये थोड़ा मियांडरिंग करती जाएंगी. और ऊपर जाएंगे तो मियांडरिंग करती जाएंगी. These are upper tropospheric winds. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मियांडरिंग हो रही है. मियांडरिंग beyond 50-55 डिग्री लैटिट्यूड्स, दोनों जगह होती है. सदर्न हेमिस्फीयर में भी अपर ट्रोपोस्फेयर में जाते जाएंगे मेंडरिंग होना शुरू हो जाएगी. बन जाए तो बताइए.
बहुत बढ़िया। अब बस एक चीज याद कर लीजिए, ये जो मियांडरिंग हो रही है किस लिए हो रही है, मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। इसका क्या मतलब है, सिंपल है। एंगुलर मोमेंटम वहां पे आपको पता होगा कि mvr, वैसे आप ये इतना है नहीं घुसने का, इसमें जरूरत है नहीं, बस ऐसे ही ध्यान रखिए कि होता क्या है, एनर्जी को कंजर्व कराने के लिए, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस फोर्स लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स, तो उसकी वजह से एनर्जी को कंजर्व कराने के लिए अब स्ट्रेट यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट इतना हो ही नहीं सकती विंड, क्योंकि यहाँ एरिया कम हो गया है ना। जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ने लग जाओगे तो एरिया ऑफ सर्कुलेशन जो है वो कम हो गया है। अब ये कम हो गया है, यहाँ पे तो आपको ज्यादा एरिया मिल रहा था घूमने के लिए ऊपर की तरफ, लेकिन अब यहाँ पे कम एरिया मिल रहा है घूमने के लिए। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या करती हैं विंड्स कि मियांडरिंग शो करती हैं एनर्जी को कंजर्व कराने के लिए, मतलब पाथ अपना ऐसे बढ़ाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पे पाथ तो अपने आप बढ़ा हुआ है इस रीजन में, लेकिन अब यहाँ पे तो पाथ इतना है नहीं, कम बचा है, लेकिन एनर्जी ज्यादा है, तो उसके लिए अब क्या करेंगी, ये मियांडरिंग करने लगती हैं। समझ में आ रहा है कुछ, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है ये। यस यस, हाँ ये चीज है। ठीक है, ओके। एक और बात समझ लो, ऑसिलेशंस यही है, ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस यही है कि मियांडरिंग नॉर्मल, मियांडरिंग नॉर्मल, ये सब एक ऑक्सीलेशन है। कभी कभी ये ऑसिलेट इधर यहाँ वाली कभी कभी ऑसिलेट करेंगी, नहीं करेंगी, कभी कभी ज्यादा कर सकती हैं, कभी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही डायनेमिक है, राइट, बहुत ही डायनेमिक है। तो हो सकता है कई बार ऐसे ही स्ट्रेट रहें, कई बार थोड़ा मियांडरिंग करें, कई बार थोड़ा ज्यादा मियांडरिंग करें, फिर से कम करें, फिर से ना करें, फिर से करें, मतलब बहुत डायनेमिक है, आप कभी कह नहीं सकते हो, हाँ फिक्स्ड नहीं है। इसीलिए शब्द यूज किया गया है, आप लोग ने देखा होगा मैंने लिखा है मियांडरिंग एंड ऑसिलेटिंग पाथ, तो ये ऑसिलेशंस हैं दोस्तों, ठीक है, फ्लक्चुएट होता रहता है, ऑसिलेशंस हैं। इन ऑसिलेशंस को जो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स करती हैं उनको एक नाम दिया गया है इंडेक्स साइकिल। इंडेक्स साइकिल, बस इतना याद रखो, बस index cycle oscillations. So oscillations are part of a cycle known as index cycle. इतना समझ में आ गया सबको? डन। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझ लो, बाय बैलेट्स लॉ। बाय बैलेट्स लॉ, स्टेटमेंट लिखो, समझा दे रहे हैं। स्विमिंग फेस डाउन, swimming face down along a deflected wind in northern hemisphere, high pressure is along the right, is along the right. Swimming face down along a deflected wind in northern hemisphere, high pressure is along the right. लिख लो, बताओ फिर। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है, ये मान लो इक्वेटर, इधर है पोल। हम लोग ने ये पढ़ा है ना कि विंड, विंड मियांडर कर सकती है, ये पोल है, इधर इक्वेटर है, मियांडर कर सकती है। अब इसको ऊपर से अगर मैं इसकी फोटो खींचूं, मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ऊपर से अगर मैं इसकी फोटो खींचूं तो क्या मुझे कुछ ये ऐसा दिखेगा, ए बी
सी डी, एक 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 विंड को हम कंसीडर कर रहे हैं अभी, ये ऐसा दिखेगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाय बैलेट्स लॉ क्या है? सिंपली बाय बैलेट्स कह रहा है अगर इस विंड के साथ तुम डुबकी लगाओ और तैरो, तो कहां से शुरू करोगे? यहां से शुरू करोगे ना, ऐसे ऐसे तैरोगे इसके साथ, इसके साथ तैरोगे, तो जो तुम्हारा राइट हैंड है वहां पे हाई प्रेशर होगा, जो लेफ्ट हैंड है वहां लो प्रेशर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है हम लोग, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, तो हाई प्रेशर, फिर इसका लेफ्ट में लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर, फिर इधर हाई प्रेशर, फिर इधर लो प्रेशर। ये है बाय बैलेट्स लॉ, आसान, कुछ नहीं करना है। फिर से समझ लो, ये जो मियांड्रिंग अपर ट्रोपोस्फेरिक वेव है, इसके साथ अगर आप रहोगे तो इस यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा। ये पूरा हाई प्रेशर लो प्रेशर जो बन रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये ऊपर की तरफ बन रहा है, अपर ट्रोपोस्फियर में है, सरफेस पे नहीं बन रहा है। फील कर पा रहे हो आप लोग क्या हम बता रहे हैं? अगर एक डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करूं, थ्री डी डायग्राम बनाना इसमें बहुत ज्यादा आना चाहिए, नहीं तो ना हम समझा पाएंगे ना आप लोग समझ पाओगे। ये इधर है हाई प्रेशर, इधर है लो प्रेशर, इधर है हाई प्रेशर, इधर है लो प्रेशर, ये ऐसे विंड जा रही है, तो ये ऊपर की तरफ है देखो। तो आप लोग एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे अगर हाई प्रेशर है दोस्तों, तो नीचे क्या होगा बताओ? इसके नीचे क्या होगा? लो प्रेशर, इसके नीचे लो प्रेशर होगा। यही चीज आपको समझनी है। यहाँ पे अगर लो प्रेशर है तो यहाँ क्या होगा? हाई प्रेशर। अगर जो ये समझ गया तो अब उसके लिए कुछ बचा नहीं है। यहाँ लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ पे हाई प्रेशर। ये सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से अपर ट्रोपोस्फिरिक विंड जो चल रही है वो हमारे सरफेस को भी प्रभावित कर रही है। यही एक कारण है, जब मैंने आप लोग को टाइगा नहीं पढ़ाया था, वहां पे बताया था रेन फॉरेस्ट थे, तो भैया ये विंड्स वहां बारिश कराती हैं, ये भी वहां पे प्रेशर सेल्स जनरेट कर देती हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। वहां पे आई थिंक इतना थोड़ा नहीं समझ में आया होगा बारिश का कारण। हायर लैटिट्यूड्स पे ये बारिश करा देती हैं, क्योंकि ये सरफेस फिनोमेना भी अफेक्ट कर देती हैं। राइट, तो अब कुछ बातें लिख लीजिए, कुछ बातें अब लिख लीजिए। In the upper troposphere, the pressure pattern gets modified because of, एक सेकंड दीपक कर रहे हैं, because of meandering Rossby waves।
आप लोग भी जूम कर सकते हो, पता है आप लोग भी जूम कर सकते हो, किसी ने किया है? आप लोग देखिए स्क्रीन पे, आप लोग भी जूम कर सकते हो, ऑप्शन आता है। चलो वही वही मतलब वही पूछ रहे थे, पता है सबको कि नहीं? आप लोग भी जूम कर सकते हो। चलो अब इसमें लिखो पॉइंट्स जरा। In the upper troposphere, the pressure pattern gets modified because of meandering Rossby waves. There are alternate high and low pressure cells. Next point, these cells are formed due to dynamic conditions. Dynamic condition मतलब Earth's rotation, angular momentum, ये डायनेमिक कंडीशन है जिसकी वजह से ऑल्टरनेट हाई प्रेशर लो प्रेशर बन रहे हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल सीजन्स, दे आर प्रेजेंट इन ऑल द सीजन्स, बट आपको क्या लगता है कब ये स्ट्रॉन्ग होंगी, विंटर में कि समर में? बट मोर शार्प एंड स्ट्रॉन्गर इन बट मोर शार्प एंड स्ट्रॉन्गर in the winter season. Yes, good. The winter season. लिख लिया, डन। अब एक बात समझ लीजिए, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकते हो या फिर देख लो जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स जेट स्ट्रीम्स एक बार में समझने की कोशिश करिएगा, पेन वेन छोड़ दो, समझो पहले। जरा मान लो इक्वेटर, इक्वेटर के पास सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलार लो प्रेशर, ये नॉर्थ पोल। सिमिलरली इधर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलार लो प्रेशर, साउथ पोल। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा है इतना, ठीक है? अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स, ठीक है, सबको समझ में आ रहा भी है, कोई दिक्कत नहीं। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब कॉन्सेप्ट होता है शुरू। दोस्तों एक बात बताइए, बहुत ध्यान से समझना सब लोग।
बहुत ध्यान से। ये देखो यहाँ अगर आप लोग देखो तो एक तरीके की वॉल खड़ी हो रही है, जैसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन है, यहाँ पे दो ऊपर से आके नीचे बैठ रही हैं विंड्स, ऊपर से नीचे आके विंड्स बैठ रही हैं। और यहाँ पे अगर देखो एक तरफ तो ये रीजन है, ये रीजन है। दूसरा अगर आप लोग देखो तो एक ये रीजन है। बहुत ध्यान से समझना, क्या जो ये रेड वाला है और ये जो ब्लैक वाला है, इनको अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या रेड वाला रिलेटिवली वार्मर होगा ब्लैक वाले से? यस और नो? थोड़ा विजुलाइज करिए हम क्या कह रहे हैं। जो इधर की पूरी विंड सिस्टम है, अगर हम इसको कंसिडर करें तो रेड वाला रिलेटिवली वार्मर होगा ब्लैक वाले से। सिमिलरली अब यहां के लिए देखो, यहां के लिए रिलेटिवली ये वार्मर हो जाएगा ना, यहां के लिए रिलेटिवली ये वार्मर हो जाएगा, इधर ब्लैक वाला जो है वो कोल्ड होगा। बहुत ड्रास्टिक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं लेना है आपको, रिलेटिव बार बार मैं यूज कर रहा हूं। ऑन द वेरी सिमिलर नोट, ऑन द वेरी सिमिलर नोट, ये देखो और ये देखो, मतलब ये हमने ब्लैक वाला कोल्ड बनाया है, इसको बनाया है वार्म। तो दोस्तों जब थर्मल कंडीशन डिफरेंट हो जाती है तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो जाता है। ये हम लोग जानते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, ऐसा जनरेट हो जाता है मामला। और जब हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर ऐसा बनता है, इसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आ जाता है। और जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यहाँ पे भी आता है वो भी एक तरीके की अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स चलाएगा, और उसका भी बिल्कुल सेम डायरेक्शन होगा जैसा कि अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशंस का होता है। इसका मतलब इनके इनके जोन जो हैं, इनके बीच में भी यहाँ पे भी एक तरीके की विंड्स मूव करने लग जाएंगी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ध्यान रखिए मैं इक्वेटर रीजन पे नहीं जा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी दोनों कंडीशन यहाँ सेम होंगी। आप लोग ने ये चीज नोटिस करा, हमने इक्वेटर वाले रीजन पे हम नहीं ले गए आपको, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंड पे जो कंडीशन है ये सेम होंगी। यहाँ पे थर्मल डिफरेंस आ ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स नहीं आ पाएगा और विंड नहीं यहाँ पे हम लाएंगे। तो इनके इनके जो जोन है जहां पे कन्वर्जेंस और जहां पे डाइवर्जेंस, दो अलग अलग टेम्परेचर विंड सर्कुलेशन का हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड एक और चलने लग जाती है, और ये भी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर चलेगी, और ये बहुत तेज होती है। तो अगर मैं बोल दूं जेट स्ट्रीम को कि ये जेट स्ट्रीम जो है अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स का ही पार्ट है, तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ये उसी में घुस के चलती हैं। कैसे? जैसे मान लो कि ये विंड्स हमारी थी अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स, तो जेट स्ट्रीम इसी के अंदर चलेंगी, जेट स्ट्रीम इसी के अंदर चलेंगी, ठीक है, इन जोन में जो मैंने आपको बताया है, इन जोन में इसी के अंदर चलेंगी, बहुत तेजी से चलती हैं। ये बड़ी वाली अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, जेट स्ट्रीम इसी के अंदर चलेंगी। तो अब क्या, लेकिन इसके बनने का रीजन अलग है, वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब इसके बारे में लिख लो, सबने बना लिया, सबने बना लिया?
ओके ओके, कर लो फिर बताओ, कल्पना हो जाए बताइए। ओके, इसके बारे में लिखिए जरा, जेट स्ट्रीम के बारे में। यस, क्योंकि ये बाकी लोगों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। जेट स्ट्रीम के बारे में कुछ लिखिए। जेट स्ट्रीम्स आर स्पेशल टाइप ऑफ अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स। स्पेशल type of upper tropospheric winds. They are formed at the margins. They are formed at the margins of vertical cells. At subtropical latitudes and at subpolar latitudes. The jet streams can have core velocities of more than 300 km/h. They are embedded in upper tropospheric winds. Embedded मतलब उसी में रह के चलना। They are all westerlies. They are all westerlies. They also have meandering path. They also have meandering path. लेकिन दोस्तों जो रॉसबी वेव्स के पास जेट स्ट्रीम होगी, but one that is formed at subpolar latitude are a part of रॉसबी वेव्स। वो रॉसबी वेव्स के अंदर घुस के चलेगी। are a part of Rossby waves and will have a sharp oscillating meandering path. Coinciding with the Rossby wave index cycle. इतना हो जाए बताइए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम। टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम। कहोगे आज सर को क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है। परमानेंट जेट स्ट्रीम एक दिन सर ऑफ करा देते हैं, अगले दिन उसी का जो है, अगले दिन सर उसी का वो निकाल लेते हैं, हैं? एक दिन ऑफ दे देते हैं,
अगले दिन निकाल लेते हैं उसी का। परमानेंट जेट स्ट्रीम लिखिए, दे आर ऑफ टू टाइप्स, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये 30 से 35 डिग्री पे आपको मिल जाएगी, दोनों नॉर्थ और साउथ। पोलार जेट स्ट्रीम, पोलार जेट स्ट्रीम, पोलार जेट स्ट्रीम अराउंड 60 to 65 डिग्री। ए कैटेगरी हो गई, और नेक्स्ट इज बी कैटेगरी, टेम्परेरी, टेम्परेरी या सीजनल जेट स्ट्रीम। दोस्तों ये बिन बुलाए मेहमान है। टेम्परेरी सीजनल जेट स्ट्रीम, दे आर नॉट नॉर्मल, ये आप इनकी अपेक्षा नहीं करते हो लेकिन ये भी आ जाते हैं। सो दे आर नॉट नॉर्मल, दे डोंट बिहेव लाइक नॉर्मल। पहले मेहमान आते थे, शादी कब होगी, शादी कब होगी, अब सवाल क्या होता है, बच्चे कब होंगे, बच्चे कब होंगे। बस इन लोग का यही काम है, कभी भी ये लोग खुश नहीं रह सकते हैं आपसे। तो they don't behave like normal in the sense they are not like permanent jet stream, इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पे। तो ये भी है दो तरीके की, पोलार नाइट जेट स्ट्रीम, नेक्स्ट ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। पोलार नाइट जेट स्ट्रीम की अगर बात करा जाए हाँ दीपा, ये वही, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस जहाँ 1 साल हुए नहीं, बस यही सब शुरू हो जाता है। पार्ट ऑफ पोलार लैटिट्यूड्स, part of polar latitudes appear only in winters. Polar night jet stream, tropical easterly jet stream, TEJ। दोस्तों जब इंडियन मानसून हम पढ़ाएंगे तो वहां पे इस चीज को लाएंगे, जब इंडियन मानसून पे लेक्चर देंगे तब इसको यहाँ लाएंगे। दे आर ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, दे आर ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, they impact monsoonal winds, they impact monsoonal winds, they are formed because of the heating of Tibetan plateau, formed because of the heating of the Tibetan plateau। तो फॉर्मेशन की अगर बात करी जाए तेज के बनने की, तो उसका क्या रीजन है, तिब्बतन प्लेटू समर के टाइम पे खूब गर्म हो जाता है ना, तब ये बनती हैं। हो गया इतना। तो परमानेंट जेट स्ट्रीम दो तरीके की, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और पोलार जेट स्ट्रीम। तो वही चीज है, इसका डायग्राम की अगर बात करी जाए, तो ये इधर तो इक्वेटर हो गया, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम 30 से 35 मैंने लिखाया हुआ है ना, 30 से 35, तो ये यहाँ पे है। ये है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। पोलार जेट स्ट्रीम ज्यादा मियांडरिंग शो करेंगे ना इसकी हम, ये इधर है क्योंकि ये हायर लैटिट्यूड पे। ये पोलार जेट स्ट्रीम है, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है।
याद आ रहा है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टरबेंस अपने भारत में ले आती हैं, है ना? वेस्टर्न डिस्टरबेंस अपने भारत में लाती हैं, बारिश कराती हैं। अब देखो और क्लियर हो गया होगा सब, और क्लियर हो गया होगा इस डायरेक्शन में ही क्यों चल रही है। ये हम वहां नहीं पढ़ाते हैं कि ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऐसे ही क्यों चल रही है, क्योंकि उसको बताने के लिए मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा अब। लेकिन अब आप लोग जानते हो व्हाई दे आर वेस्टर्लीज। ठीक है, तो अब निकालिए किताब, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। नहीं कल्पना, साउथ इंडिया में नहीं, साउथ इंडिया में तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो एंट्री करती हैं, बारिश कराती हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपका बारिश नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कराती है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बारिश कराती हैं। विंटर साउथ इंडिया में जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट, उसका कारण ये नहीं है। उसका जो कारण है वो ये है, जो ये हवाएं होती हैं, ये हवाएं ये यहाँ करा देती है बारिश नॉर्थ ईस्ट वाली। अभी अभी इंडिया को लाओ मत, अभी इंडिया को लाओ मत, अभी इंडिया को लाइए ही नहीं, जब हम बताएंगे तब इंडिया को लाना। ठीक है, हाँ। चलो भैया किताब निकालो, किताब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चैप्टर आओ। हमारी किताब में जो है चैप्टर नंबर 35 है, चैप्टर नंबर 35। जल्दी आओ जल्दी। इसमें जो है वो हमने बता दिया था ना कि इसमें आप लोग पढ़ सकते हो जो अलग अलग प्रेशर बेल्ट है, अलग अलग प्रेशर बेल्ट। देखो पन्ना पलटो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इसमें काफी कुछ है, फेरल्स लॉ भी है इसमें। चलो शुरू ही से देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड एयर प्रेशर बेल्ट्स 35.2 टॉपिक, 35.2 चैप्टर नंबर 35, पेज नंबर है मेरे में 451, 451, आप अपने में देख लो। 498 नई वाली बुक में, इट्स 498। ओके ठीक है, चलो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट्स मतलब पेज नंबर 499, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट्स। इसमें अगर आप देखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, थोड़ा थोड़ा सब चीजें देखी जा सकती हैं। जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में देखिए 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, बट दिस जोन इज नॉट स्टेशनरी। Why? Because there is seasonal shift in this belt with the northward and southward solstice। मैं कुछ ट्राई करता हूँ, एक मिनट जरा देखें whether it can be done here or not। मैं जस्ट गिव मी अ सेकेंड, चीज में ट्राई करना चाह रहा हूँ। ओके
All right. If I can do this thing, can you all see my book? No? Yes? आपको नहीं दिख रहा है? यस, अब आ रहा है, अब आ रही है। यस, दिस इज टेक्नोलॉजी। नाउ इट्स विजिबल। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे व्हाट आई वाज टेलिंग कि 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये, बट दिस जोन इज नॉट स्टेशनरी। Remember, doldrum not stationary, and hence there is seasonal shift of this belt. Seasonal shift of this belt, why? Because वही है ना, अपना सन का apparent movement होता है, summer solstice, winter solstice. So during northern summer this belt extends up to 20 degree north in Africa. ये हो गई थी बात अपनी। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के, द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज थर्मली इंड्यूस्ड। रिमेंबर, थर्मली इंड्यूस्ड। थर्मली इंड्यूस्ड का क्या मतलब है कि इट इज बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन, इट इज बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन, इंसुलेशन। और नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे आइए। द इक्वेटोरियल लो pressure belt represents zone of convergence of northeast and southeast trade winds. There are light, feeble and variable winds within this convergence belt. Because of frequent calm condition, this belt is called as belt of calm या doldrum. Now next यहाँ पे आइए, subtropical high pressure belt. So subtropical high pressure belt extends between latitudes of 25 degree to 35 degree in both the hemisphere. फिर यहाँ पे ये this belt owes its origin to rotation of the earth, rotation of the earth. याद आ रहा है कि ये हम लोग ने देखा था डायनेमिक बेल्ट है, ये डायनेमिक बेल्ट, डायनेमिक बेल्ट, ये थर्मली इंड्यूस नहीं है, ये डायनेमिक बेल्ट है हमारी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंकिंग एंड सेटिंग डाउन ऑफ द विंड्स, सो इट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड, इट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड्स कन्वर्ज हो रही हैं, नीचे आ रही हैं। दिस जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन वहां होती है जहां पे विंड्स नीचे आती हैं। This is one of the reasons for the presence of hot desert of the world in the western part of the continent in zone extending between 25 डिग्री 35 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इतनी बारिश हो ही नहीं पाती है, विंड्स कन्वर्ज कर रही हैं यहाँ पे, इसकी वजह से हॉट डेजर्ट्स होते हैं इस बेल्ट में। This zone of high pressure is called horse latitude. इसके नीचे कहानी लिखी है, in ancient time merchants carrying horses in their ships had to throw some of the horses, ये कहानी आपको यहाँ मिल जाएगी। और नेक्स्ट इज subpolar low pressure belt. Subpolar low pressure belt, low pressure located 60 से 65 latitudes, ठीक है। This is also dynamically produced. Instead of regular and continuous belt, they are well defined low pressure centers or cells over the ocean in the northern hemisphere. याद आ रहा है, एलुशियन के पास मैंने आप लोग को बताया था, मैंने लैंड एंड जो लैंड एंड ओशन आपको वो बताए थे डिफरेंस, उसकी वजह से प्रेशर सेल्स नहीं जनरेट हो रहे थे एलुशियन के पास, पैसिफिक ओशन में, ग्रीनलैंडियन, आइसलैंडियन, हाई प्रेशर लो प्रेशर जो आपको बताया था। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप समझ ही नहीं पाओगे उसका मतलब, यहाँ पे ऐसे उसका मतलब ही नहीं समझ पाओगे आप लोग कि क्या लिखा है, तो गो थ्रू द क्लास नोट्स। और नेक्स्ट इज पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, इसमें इतना कुछ है नहीं है सच। इसके बाद यहाँ पे देखिए कोरियोलिस फोर्स दिया हुआ है, कोरियोलिस फोर्स आपको मैंने समझाया हुआ है, तो अगर आप लोग देखना चाहो देख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है कोरियोलिस फोर्स के, आप लोग देख लेना। कोरियोलिस फोर्स इज
नॉट इन इटसेल्फ अ फोर्स रादर इज एन इफेक्ट। ये कोई फोर्स खुद में नहीं है, इट्स एन effect of rotational movement of the earth. Effective Coriolis force becomes effective on any object which is in motion. Coriolis force affect wind direction. तो क्विक रीड ऑफ कोरियोलिस फोर्स, अगर एग्जाम में कोरियोलिस फोर्स पे लिखने को आ जाता है, सो यू पीपल कैन राइट 1 पेज, ठीक है। सो इट बिकम्स, सी इट बिकम्स मैक्सिमम एट द पोल्स ड्यू टू मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ व्हाइल इट बिकम्स जीरो एट द इक्वेटर। तो ये सारी बातें, ये देखो साइन एंगल भी आ गया था जो हम लोग बात कर रहे थे, लैटिट्यूड को अगर हम लोग पकड़ेंगे तो ये। फिर यहाँ पे देखिए फेरेल्स लॉ के बारे में कुछ लिखा हुआ है इस पैरा में। फेरेल्स लॉ, फेरेल्स लॉ, if one stands with the one's back toward the direction from where winds are coming, they are deflected to the right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere, ये हम लोग जानते हैं। Now next is your classification of winds, right? यहाँ पे देखोगे आप तो classification of winds दे रखा है कि क्या होती हैं। तो यहाँ पे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, आप ये पूरा पैरा देख सकते हो, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद डिस्कशन यहाँ पे शुरू हो गया परमानेंट एंड प्लेनेटरी विंड्स का। परमानेंट एंड प्लेनेटरी विंड्स, तो विंड्स इन द ट्रॉपिक्स एक ग्लोबल पैटर्न है, ये डायग्राम आप लोग ने बनाया होगा, उसी को यहाँ रिप्रेजेंट कराया गया है, ठीक है। इसके बाद ट्रेड विंड्स पे है अपने पॉइंट्स, तो आप लोग नजर मार लेना जितना भी देख सकते हो। These winds are called trade winds because of the fact that they help the sea merchants in sailing their ships, as their trade winds direction remains more or less constant and regular. तब मूव नहीं करती हैं, उस हिसाब से ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, एक सेकेंड, जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन्स शिफ्टिंग ऑफ सीजनल शिफ्टिंग दिखाई हुई है यहाँ पे, सीजनल शिफ्टिंग दिखाई हुई है यहाँ पे, सीजनल शिफ्टिंग, विंड और एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन के साथ कैसे मूवमेंट होता है, ये अगर आप लोग आराम से देखिएगा समझ जाओगे। मैंने आप लोग को पढ़ाया था जब मैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट समझा रहा था, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पे जब हम लेक्चर दे रहे थे, तो आप ये जरूर देख लीजिएगा, ये नोट में पूछा जाता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन के ऊपर। तो जब ये आप लिखोगे तो आपको ये बनाना पड़ेगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, फिर जून में जब प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती हैं, देखो प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, ये नॉर्मल कंडीशन थी, नॉर्मल ट्रेड विंड्स, ये मतलब ये जोन है। तो यहाँ से देखो ऊपर की तरफ बेल्ट शिफ्ट हो गई हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्या इफेक्ट होगा, ये यहाँ पे लैटिट्यूड्स दे रखे हैं, लैटिट्यूड्स, तो अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। इसके बाद ये देखिए ट्राई सेलुलर मॉनसूनल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ये बहुत ज्यादा दे रखा है, मेरे नोट्स पे ही जाइएगा, हम लोग ने ये पढ़ा हुआ है, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलार सेल और ये सब था, ये भी हम लोग ने देखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मॉनसून, जब हम मॉनसून पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। इसके बाद सीधे आप आ जाइए, यहाँ पे देख सकते हो लोकल विंड्स हैं, लोकल विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीज, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, आपको शब्द यहाँ से मिल जाएंगे। लैंड एंड सी ब्रीज मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ, आपको शब्द यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखो माउंटेन एंड वैली ब्रीज, कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है मैंने आप लोग को, यहाँ से आपको और थोड़ा मैटर कंटेंट मिल जाएगा, डायग्राम मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो लोकल विंड्स ये शुरू हो गई हैं, तो चिनूक और फोएन है, चिनूक और फोएन ये आप देख सकते हो। यहाँ देखो हरमटन है, हरमटन, राइट, हरमटन, द वार्म एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, east west and eastern part of Sahara are called Harmattan. These winds become extremely dry because of their journey. This hence the weather becomes unpleasant. This relative humidity becomes injurious for human health. याद आ रहा है, हम लोग ने ये बात करी थी, humidity becomes injurious to human health, हम लोग ने अपने लेक्चर में बात करी थी। Weather becomes suddenly dry and pleasant at the arrival of Harmattan as the relative humidity of the air is remarkably reduced. Right, that is why this Harmattan is known as doctor wind in the Guyana coastal area of Western Africa. Right, तो ये चीज है।
फिर यहाँ पे सिमिलरली इसी की तरह सिमिलर वार्म ड्राई दिस ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर यूएस, शामल मेसोपोटामिया, पर्शियन गल्फ, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड, सब कुछ आपको हमने पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है। तो ये पूरा, फिर सिरक्को देखिए, सिरक्को इंपॉर्टेंट है, सिरक्को तो खमसिन बोलते हैं, सिमून बोलते हैं। फिर याद आ रहा है रेड ब्लड रेन, ब्लड रेन, ब्लड रेन, रेड सैंड्स गिरती हैं वहां पे तो ब्लड रेन। देन इज योर मिस्त्राल, मिस्त्राल, कोल्ड लोकल विंड, दिस इसके बारे में यहाँ देख लेना। बोरा, ब्लिजार्ड, अदर लोकल विंड इज योर परगा, परगा, बाइज, लेवांतर, पाम्पेरो, नॉर्वेस्टर, सैंटा एना, यामो, जोंडा, ये सब चीजें हो गई। जेट स्ट्रीम, नाउ इज योर, हियर इज योर जेट स्ट्रीम। Jet stream, strong and rapidly moving circumpolar westerly air circulation, narrow belt of few hundred kilometer in the upper limit of troposphere. Jet stream, circulation of westerly jet stream confined between poles and 20-degree latitudes, height 7.5 से 14 किलोमीटर। प्रॉपर्टीज क्या हैं इसकी, प्रॉपर्टीज क्या है? सर्कुलेशन ऑफ जेट स्ट्रीम इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, देखिए वेस्ट टू ईस्ट। जेट स्ट्रीम मेजर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन लेंथ, बट विड्थ कम होती है, कम होती है। These are also called circumpolar wind because these move on poles. This. Their circulation path is wavy and meandering. तो मतलब जेट स्ट्रीम पे आपको कुछ लिखने को है, तो आप लोग कुछ ना कुछ कम से कम एक पन्ना डायग्राम के साथ कर सकते हो। टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम, पोलार फ्रंट जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पोलार नाइट जेट स्ट्रीम। Then there are local jet streams, then there are local jet stream, then index cycle जितना हमने आपको बताया उतना ही ध्यान रखना, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा रॉसबी वेव्स, द वेवी meandering jet stream is called रॉसबी वेव्स। द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट पाथ ऑफ जेट स्ट्रीम टू वेवी, बताया था ना मैंने कि कभी स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं, कभी फिर मियांडर करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर मियांडरिंग, यही होता है इंडेक्स साइकिल। दिस इज योर इंडेक्स साइकिल, ठीक है। सो विद दिस ओके, विद दिस आई थिंक मैंने आपको काफी चीजें बता दी, पूरा चैप्टर कि जो पढ़ा है आपने अभी तक क्या है किताब में क्या है। ओके, आई थिंक वी हैव क्वाइट अ लॉन्ग सेशन, बट ठीक है, काफी कुछ मैंने कवर करा दिया है, राइट। तो पढ़िए, रिवाइज करिए, बाकी क्लासेस के बारे में आपको ग्रुप पे बता देंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको रात तक। तो ठीक है, कोई डाउट है ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, सर बड़े खतरनाक हैं। चलो बाय बाय बाय, थैंक यू, बाय।